नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी के डिमांड पर आज BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विद्यार्थियों, आज हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करेंगे, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि वैगनर महोदय एक जर्मन के जलवायुविद थे। यह कह सकते हैं कि वैगनर महोदय जर्मनी के रहने वाले थे और एक बहुत ही फेमस जलवायु विद्वान थे। इनका पूरा नाम, अगर बात करें इनके पूरे नाम की, तो इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वैगनर। इनका पूरा नाम था। ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के निवासी थे और ये मुख्यतः एक जलवायु वैज्ञानिक थे। जलवायु वैज्ञानिक थे, कह सकते हैं हम सामान्य तौर पर कि जो अल्फ्रेड वैगनर थे, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया था, वो एक अच्छे जलवायुविद थे। या हम कह सकते हैं उनका पूरा नाम अल्फ्रेड वैगनर था, जर्मनी के निवासी थे। ये मुख्यतः जलवायु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1915 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, में अल्फ्रेड वैगनर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने 1915 में। ये पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। या हम कह सकते हैं कि जो प्रसिद्ध जर्मन जलवायु अल्फ्रेड वैगनर ने 1915 में महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक लिखी थी और वर्तमान में वितरित, या हम कह सकते हैं कि वर्तमान में वितरित सभी महाद्वीप प्राचीन काल में, ये अल्फ्रेड वैगनर महोदय कह रहे हैं, और उन्होंने 1915 में जो अपनी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। उसमें इन्होंने कहा है कि वर्तमान में फैले हुए सभी जितने भी महाद्वीप हैं, इन्होंने बताया है कि वर्तमान में जितने भी हमारे 7 महाद्वीप हैं या जो महासागर हैं, उनके विषय में उन्होंने कहा है इस पुस्तक में कि प्राचीन समय में ये जितने भी महाद्वीप हैं जो वर्तमान में हमें दिख रहे हैं, ये सभी पहले संयोजित थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। केवल पूरी पृथ्वी पर एक ही भूखंड था। ये वैगनर महोदय कह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं, और इसका वर्णन जो मिलता है वो 1915 में वर्णित इनकी जो पुस्तक थी महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, उसमें वर्तमान में वितरित सभी जो महाद्वीप थे वो प्राचीन काल में एक संयोजित रूप में, अर्थात हम कहते हैं परस्पर संयोजित थे। लेकिन वैगनर महोदय ने और कुछ ऐसे प्रमाण दिए जलवायु के आधार पर, कुछ ऐसे प्रमाण दिए उन्होंने। ये जो सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड वैगनर ने, इन्होंने सभी महाद्वीपों पर जाके जलवायु के आधार पर कुछ प्रमाण इकट्ठे किए और प्रमाणों के आधार पर उन्होंने कहा कि आज वर्तमान में जितने भी ये 7 महाद्वीप और महासागर जो दिखाई देते हैं, ये पहले केवल एक ही भूखंड था। जितने भी हमारे 7 महाद्वीप जो वर्तमान में हमें दिखाई देते हैं इस धरातल पर, इस संसार में, या हम कह सकते हैं इस पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं, ये सभी पहले एक ही भूखंड था।
इन्होंने आधार लिया था जलवायु का आधार, क्योंकि ये जगह जगह वहाँ पर गए हुए थे विश्व में, सभी जाके इन्होंने जलवायु के आधार पर उन्होंने आधार बनाए, सभी जगह जाके इन्होंने देखा, सभी जगह एक जैसे प्रमाण इनको दिखाई दिए। या हम कह सकते हैं इस आधार पर, अभी मैं इसको साफ कर रहा हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके सिद्धांत के स्वरूप की अगर हम बात करें, अब हम बात करें कि अल्फ्रेड वेगनर महोदय, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। अब हम बात जो कर रहे हैं वो सिद्धांत के स्वरूप की बात कर रहे हैं। इनका जो सिद्धांत दिया है इन्होंने, सिद्धांत का जो स्वरूप है वो कैसा इन्होंने बताया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कि वेगनर महोदय ने पूरा जलवायु शास्त्र, या हम कह सकते हैं पूरा वनस्पति शास्त्र तथा भूविज्ञान आदि के प्रभावों के आधार पर यह मान लिया था कि कार्बोनिफेरस युग में, हम कह सकते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में, वेगनर महोदय कह रहे हैं कि कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक स्थलखंड के रूप में मिले थे। वेगनर महोदय का जो सिद्धांत है उसके स्वरूप की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, वेगनर महोदय ने, कि पहले जलवायु शास्त्र का अध्ययन किया, फिर वनस्पति शास्त्र पर भी अध्ययन किया इन्होंने, भूविज्ञान आदि का भी अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक स्थलखंड के रूप में थे। सभी महाद्वीप अर्थात हम कह सकते हैं जो वर्तमान में महाद्वीप हैं, वर्तमान में जो महाद्वीप हैं ये सभी कार्बोनिफेरस युग की अगर हम बात करें तो कार्बोनिफेरस युग में एक स्थलखंड के रूप में संयोजित थे। विद्यार्थी एक बार पुनः ध्यान दीजिए। हम कह सकते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर ने विश्व भर में जाके जलवायु के कुछ ऐसे प्रमाण उठाए, उन्होंने साथ साथ वनस्पति के भी प्रमाण इकट्ठे किए या भूवैज्ञानिक अध्ययन भी उन्होंने किए, जिसके आधार पर उन्होंने पाया कि कार्बोनिफेरस युग में आज वर्तमान में जो महाद्वीप हमें इस स्थलखंड पर या पृथ्वी पर दिखाई देते हैं ये पहले एक स्थलखंड के रूप में थे, या हम कह सकते हैं यह स्थलखंड था। ये वेगनर महोदय ने इसका नाम दिया था पैंजिया, इसका नाम दिया था पैंजिया। विद्यार्थी ध्यान दें, इस स्थलखंड को नाम दिया है, जैसे इस आधार पर मैं बता सकता हूँ आपको, ये हमारी एक पृथ्वी का मैं ग्लोब बना रहा हूँ। पहले इस प्रकार केवल एक ही भूखंड था पूरी धरती पर। जो वेगनर महोदय बता रहे हैं कि कार्बोनिफेरस युग में केवल जो वर्तमान में अब आपको महाद्वीप दिखाई देते हैं इस धरातल पर, 7 महाद्वीप, वो केवल एक ही भूखंड के रूप में थे, एक ही भूखंड जिसका नाम था पैंजिया। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने इस भूखंड को नाम दिया है पैंजिया। ये केवल एक ही भूखंड था पूरी पृथ्वी पर, और इसके चारों तरफ, ये जो पूरा चारों तरफ जो भाग दिखता है, इसके चारों तरफ एक महासागर बताया है, बताते हैं वो कि इसके चारों तरफ एक महासागर था जिसका नाम है पैंथालासा, पैंथालासा महासागर। एक बार विद्यार्थी पुनः ध्यान दें, वेगनर महोदय कह रहे हैं कि कार्बोनिफेरस काल में आज वर्तमान में जो हमें महाद्वीप के स्वरूप दिखाई देते हैं
पहले उस युग में अलग अलग कोई भी 7 महाद्वीप नहीं थे। वो केवल पूरे धरातल पर या पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही स्थल खंड के रूप में थे। स्थल खंड का कह सकते हैं। आज वर्तमान में जो हमें 7 महाद्वीप दिख रहे हैं, ये सभी पहले आपस में जुड़े हुए थे या संयोजित थे। हम कह सकते हैं इस प्रकार कि सभी आपस में जुड़े हुए थे। इस प्रकार विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दे दें, ये ग्लोब पर मैंने दर्शाया है। ये वाला जो भाग है पूरा, ये एक ही भाग था पूरे धरातल पर। इसको वैगनर महोदय कहते हैं, या वैगनर महोदय ने इसका नाम दिया है पैंजिया। और इसके चारों तरफ जो जलीय भाग दिखाई दे रहा है, इसका नाम दिया है उन्होंने एक महासागर, जिसका नाम था पैंथालसा महासागर। अब हम बात करें इसकी पैंथालसा महासागर की। इसके उत्तर वाले भाग को वैगनर महोदय ने कहा है, या हम कह सकते हैं पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया नाम दिया। दक्षिणी वाले भाग को, उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को नाम दिया था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड नाम दिया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप। वेरी गुड। अब हम आगे बात करें, एक बार पुनः मैं आपको इसको दर्शाऊंगा, विद्यार्थी से भी ध्यान से देखें। इस वाला पूरा ये भाग था, ये था पैंजिया। पहले कोई भी अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, केवल एक ही भूखंड था पूरे धरातल पर या धरती पर, जिसको पैंजिया नाम दिया। और इसके चारों तरफ वाला ये जो वाला भाग था, जो जलीय भाग था, इस जलीय भाग को नाम दिया है पैंथालसा महासागर। पैंथालसा महासागर, पैंथालसा महासागर नाम दिया। अब इस पैंजिया जो एक भूखंड दर्शाया है, इसके उत्तरी भाग को लॉरेशिया, कहीं कहीं लॉरेंसिया मिलेगा आपको, लॉरेंसिया। और इसके दक्षिणी वाले भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। ये नाम स्वयं वैगनर महोदय ने दिए हैं। इसके उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से इन्होंने बताया है। इसके साथ में हम बात करें कि अब बात करते हैं लॉरेशिया। लॉरेंसिया में कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें तो लॉरेंसिया जो क्षेत्र था, इसके उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, जिसको कहते हैं हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड वाला भाग, ग्रीनलैंड, यूरेशिया आदि भाग लॉरेशिया के अंतर्गत आते हैं। एक बार पुनः ध्यान दें, लॉरेशिया में कौन से क्षेत्र आते हैं आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया आदि भाग इसके अंतर्गत आते हैं। गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग आते हैं आज वर्तमान में, तो गोंडवाना लैंड में अगर हम बात करें तो उसमें दक्षिणी अमेरिका, गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, भारत, इसके अलावा मेडागास्कर, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये वाले भाग गोंडवाना लैंड प्रदेश में आते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बात कर सकें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब मैं आगे बात करूं।
अब हम बात करते हैं लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के मध्य की। अगर हम बात करें तो इसमें जो ये वाला भाग है लॉरेशिया और इधर गोंडवाना लैंड के मध्य जो भाग दर्शाया गया है, वैगनर महोदय बताते हैं कि लॉरेशिया या लॉरेंसिया व गोंडवाना लैंड के मध्य उथला हुआ भाग या ऊपर उठा हुआ भाग जो दिखता है, उसे वैगनर महोदय ने एक टेथिस सागर नाम दिया था। टेथिस सागर नाम दिया। सभी विद्यार्थी एक बार पुनः ध्यान दें कि जो वैगनर महोदय थे उन्होंने कहा था कि एक तो लॉरेंसिया वाला क्षेत्र और गोंडवाना लैंड के मध्य का जो भाग था, जो थोड़ा उथला हुआ भाग था, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग था, इसको उन्होंने क्या नाम दिया था? टेथिस सागर का नाम दिया था। ध्यान दें विद्यार्थी, इसको टेथिस सागर का नाम दिया था। आप इसका या हम कह सकते हैं कि वैगनर महोदय ने जो उथला हुआ भाग था इसको टेथिस सागर का नाम दिया था। इसके बाद में हम बात करें कि पैंजिया जो महाद्वीप है उसकी 3 प्रमुख परतें बताई गई थी पैंजिया महाद्वीप में। ये हमारा पैंजिया महाद्वीप है और पैंजिया महाद्वीप में 3 प्रमुख इन्होंने प्लेटें बताई थी, परतें बताई थी। पहली परत हम कह सकते हैं सियाल, दूसरी सिमा और तीसरी हम कह सकते हैं निफे। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, इन्होंने 3 परतें बताई हैं किसकी? पैंजिया महाद्वीप की। पैंजिया महाद्वीप की 3 इन्होंने प्लेटें बताई थी। एक बताई थी सियाल, एक सिमा और एक निफे। सियाल, सिमा, निफे, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन हम जब प्लेटें पढ़ेंगे, परतें पढ़ेंगे, उसमें हम अध्ययन करेंगे इनका। तो ये 3 परतें बताई और उन्होंने कहा कि जो सियाल है, जो सियाल वाली जो परतें हैं इस पर महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय भाग आता है, और सिमा वाला भाग है वो महासागरों का भाग बताया है, महासागर स्थित है। महाद्वीपीय भाग सियाल चट्टानों पर, सिमा वाला भाग है वो महासागरों पर, महासागर वाला भाग है, या हम कह सकते हैं कि ऊपरी परत जो सियाल तथा दूसरी परत जो है वो सिमा है, तथा केंद्रीय भाग निफे परत से निर्मित माना जाता है। और वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय भाग जो सियाल है उसको बताया, महासागर सिमा से निर्मित माने जाते हैं। उनके अनुसार सियाल सिमा पर बना हुआ जो क्षेत्र है वो ये कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि सियाल जो क्षेत्र है, जो महाद्वीप वाला जो क्षेत्र है, वो सिमा पर टिका हुआ है या तैर रहा है, या महासागर के ऊपर तैर रहा है, वो ये कहना चाहते हैं इसमें सिद्धांत में। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि वैगनर महोदय ने जो पैंजिया महाद्वीप के बारे में बात करी है वो किस आधार पर इन्होंने विस्थापन को दर्शाया है। आगे हम बात करें वैगनर के विस्थापन सिद्धांत की। अब हम विद्यार्थियों बात करें, मैं इसको थोड़ा सा प्रतिरूप बना लेता हूँ पृथ्वी का। ये पहले एक ही भाग था और अब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि कई इस सिद्धांत में कई ऐसे स्टेप उन्होंने बताए कि जो महाद्वीप थे, जो केवल एक पैंजिया था, पहले कार्बोनिफेरस युग में केवल एक ही भाग था जिसको कहते हैं पैंजिया, ये वर्तमान में धीरे धीरे करके ये सभी क्षेत्र महासागरों में विस्थापित हो गए। या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार ये पैंजिया टूटकर अपने स्थान से अलग अलग क्षेत्रों में विस्थापित हो गया। कैसे हुआ, इसके आधार पर हम बात कर सकते हैं। पहला स्टेप जो हम लेते हैं यहाँ, पहला स्टेप है हमारा वो ये है कि भूमध्य रेखा की ओर महाद्वीपों के प्रभावित होने का कारण, कि किस प्रकार भूमध्य जो रेखा पड़ती है हमारी यहाँ,
कि ये एक भाग या हम पेंजिया टूटकर किस प्रकार भूमध्य रेखा की ओर गया, विस्थापित हुआ, उसका एक कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी का द्रव्य का पारस्परिक जो संबंध है उससे भी भूमध्य रेखा की ओर महाद्वीप प्रभावित हो गए, या हम कह सकते हैं किस प्रकार प्रभावित हुए, ये सभी भाग टूटकर गुरुत्वाकर्षण बल और द्रव्य के संयोजित के कारण या द्रव्य के कारण ये भाग टूटकर धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर, या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा की ओर क्या हुए, विस्थापित हुए। भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए, जैसे मैंने भी आपको बताया भी था, जैसे भारत है, कुछ एशिया के हिस्से हैं, ऑस्ट्रेलिया जो धीरे धीरे दक्षिण की ओर आया, या हम कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप है, भूमध्य रेखा की ओर ये क्या विस्थापित होने लगे। इसके अलावा हम बात करें कि अफ्रीका एवं यूरेशिया परस्पर समीप आए थे, या हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये भाग टूटकर कहाँ विस्थापित हो गए, भूमध्य रेखा की ओर। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए। जब ये भूमध्य रेखा की ओर आए तो कुछ यहाँ पर लॉरेशिया या लॉरेंसिया के कुछ भाग, या गोंडवानालैंड के कुछ भाग ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर या नीचे की ओर प्रवाहित हुए। उस समय जब ये भूमध्य रेखा की गुरुत्व बल के कारण ये नज़दीक आए, समीप आए, तो इनके मध्य मैंने पहले ही बताया कि लॉरेंसिया या लॉरेशिया या गोंडवानालैंड के मध्य का जो उथला हुआ भाग था वो मैंने आपको बताया टेथिस सागर था। जब ये विस्थापित हुए भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा की गुरुत्व बल के कारण ये कुछ हिस्से आपस में नज़दीक आए, जिसके कारण मध्य में फैला हुआ, जिसको हमने टेथिस सागर नाम दिया, उथला हुआ भाग, ये आपस में टकराए। टकराने से जब ये भाग यहाँ से ये नज़दीक आए और यहाँ से ये विस्थापित हुए, तो ये नज़दीक आए, और मध्य वाला जो भाग था टेथिस सागर वाला भाग, वो आपस में टकराए, जिनसे कई बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। इसको कह सकते हैं कई बलित पर्वतों का निर्माण हुआ, या उत्पत्ति हुई, कह सकते हैं उत्पत्ति हुई। कौन से ऐसे पर्वत हैं जिनका उत्पत्ति हुई, जैसे हिमालय पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, एटलस पर्वत है, इनका निर्माण हुआ। जैसे हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, या हम कह सकते हैं एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत, इनकी उत्पत्ति हुई। आप सभी छात्रों की समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, आल्प्स पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई, एटलस पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। एक मिनट में पुनः आपको दर्शाना चाहूँगा विद्यार्थियों कि पेंजिया के कुछ भाग जो थे लॉरेंसिया वाले या गोंडवानालैंड वाले, ये गुरुत्व बल या हम कह सकते हैं द्रव्यमान के कारण ये आपस में खिंचाव पैदा हुआ ना, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हुए। तो मध्य वाला जो भाग था, मैंने बताया आपको अभी, टेथिस सागर का जो क्षेत्र था, ये जब दोनों भाग आपस में नज़दीक आए तो उनमें एक जोरदार टक्कर हुई, जिससे ये उथला हुआ जो भाग था वो पिचक गया, संकुचित हुआ, और पिचक का क्या हुआ, एकदम पर्वत की तरह या ऊपर की ओर उठा ये भाग। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला, या हम कह सकते हैं एटलस पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई। किससे हुई उनकी उत्पत्ति? कुछ ये जो पेंजिया के भाग थे लॉरेंसिया वाले, गोंडवानालैंड के कुछ भाग थे, ये आपस में टकराए, जिनसे इन पर्वतों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करें कुछ भाग, ये तो हमने देख लिया भूमध्य रेखा की प्रभावित हुए। कुछ भाग जो थे
पश्चिम की ओर या पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुए। इस पेंजिया के कुछ भाग टूटकर भूमध्य रेखा की ओर चले गए। इस पेंजिया के कुछ भाग धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुए। पश्चिम दिशा में जो भाग प्रवाहित हुए वो क्यों प्रभावित हुए थे? सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण। इस प्रकार हम कह सकते हैं सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण या ज्वारीय शक्ति के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। जब ये भाग पेंजिया के कुछ टुकड़े टूटकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुए तो उससे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप आदि भागों की उत्पत्ति हुई। यह आदि महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई और इन्हीं के कारण यहाँ पर कुछ जो जलीय भाग थे जिनमें ये तैर के अलग अलग ये हिस्सों में बट गए, उनसे ये महाद्वीपों का निर्माण तो हुआ या उत्पत्ति हुई, उसके साथ साथ कई महासागरों की भी उत्पत्ति इनसे हुई थी। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में जो प्रमाण मिले हैं, उन प्रमाणों पर हम चर्चा करेंगे। अब विद्यार्थियों हम ये देखेंगे कि जो वैगनर महोदय हैं उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया तो उसके ऐसे कौन कौन से प्रवाह के प्रमाण मिले, ऐसे कौन कौन से ऐसे पक्ष रखे उन्होंने, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आज वर्तमान जो महाद्वीप हैं हमारे साथ या जो हमारे 5 महासागर हैं वो कैसे बने, उनके कुछ प्रमाण हैं, कुछ विस्थापन के प्रमाण हैं। जिनमें पहले प्रमाण की अगर हम बात करें तो पहला प्रमाण मिलता है महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में प्रमाण कि वैगनर महोदय अपनी परिकल्पना को पुष्ट करने के लिए जलवायु विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया उन्होंने और महाद्वीपों को जोड़ने व मिलाने वाले प्रमाण इन्होंने दिए थे। पहला प्रमाण है महाद्वीपों को जोड़ने वाले, पहला जो प्रमाण दिया है वो है महाद्वीपों को जोड़ने वाले या हम कह सकते हैं मिलाने वाले कुछ प्रमाण हैं। जोड़ने या मिलाने वाले प्रमाण, जोड़ने वाले मिलाने वाले प्रमाण। देखो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें आज वर्तमान में वास्तविक अगर हम बात करें कि महाद्वीपों को जोड़ने वाले और मिलाने वाले जो प्रमाण जो मिलते हैं, वो पहला प्रमाण मिलता है वो यह है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर के दोनों दिशाओं की अगर हम बात करें, पूर्वी व पश्चिमी दिशा की, तो तटरेखाओं में ज़्यादातर समानता भी देखने को मिलती है। अटलांटिक महासागर में पूर्वी और पश्चिमी भागों की अगर हम बात करें तो दोनों में समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार हम बात करें दूसरे प्रमाण की तो दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी हिस्सा और दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी भाग। एक तो हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी भागों की अगर हम बात करें तो यहाँ दोनों क्षेत्रों में समानता दिखाई देती है, समानता देखने को मिलती है। समानता का मतलब यह है कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों की हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों की हम बात करें,
जलीय भागों की बात करें तो वहाँ पर जो स्थिति दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भागों की है, वही स्थिति अफ्रीका के पश्चिमी या उत्तरी भागों की देखने को मिलती है। मतलब समानता दिखाई देती है दोनों में कुछ, जिससे ये सिद्ध होता है कि वाकई में पहले ये सभी, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका भाग हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, ये आपस में पहले संयोजित थे। अभी कार्बोनिफेरस युग में पहले ये संयोजित थे, अब धीरे धीरे ये सभी जो सिद्धांत में हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके ये विस्थापित हुए थे। इनके कुछ ऐसे प्रमाण मिले, जैसे मैंने अभी बताया अटलांटिक महासागर, इसके दोनों किनारों पर दोनों तरफ कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि पहले एक ही महासागर था, या पहले इसके दोनों तरफ बचे हुए जो महाद्वीप हैं वो पहले एक थे। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के द्वीपों की बात करें या फिर इनके तटीय इलाकों की बात करें तो इनमें भी समानता देखने को मिलती है। इससे ये सिद्ध होता है कि पहले ये सभी क्षेत्र एक जुड़ाव थे या एक दूसरे से जुड़े हुए थे या संयोजित थे। तो यही चीज़ हमारे वैगनर महोदय कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों, ये सभी जितने भी इस भूभाग पर, धरातल पर महाद्वीप हैं, इनको हम अगर एक साथ जोड़ने का प्रयास करें तो आज भी ये जुड़ जाएंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि पहले सभी जो महाद्वीप हैं वो सभी एक भाग हुआ करते थे या एक ही भूखंड हुआ करते थे, और उसका नाम था पेंजिया। और आज वर्तमान में जो हमें 5 महासागर देखने को मिलते हैं, ये सभी महासागर पहले एक ही था, जिसका एक ही नाम था, वो था पैंथालिसा महासागर। इनके मध्य वाले भाग को टेथिस सागर नाम दिया गया था। जब ये इनमें ये क्या बोलते हैं, जब ये आपस में विस्थापित हुए ये भूखंड, तो इन दोनों में आपस में लॉरेंसिया या हम कह सकते हैं आपके गोंडवाना लैंड के क्षेत्रों में एक टकराव हुआ, जिससे अनेक बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। इससे ये क्या है, सिद्ध हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं महाद्वीपों के कंप्यूटर मॉडल द्वारा भी बात करें तो तीसरा जो प्रमाण मिलता है महाद्वीपों का कंप्यूटर मॉडल की अगर हम बात करें, कंप्यूटर मॉडल का मतलब यह है कि अगर आज हम वर्तमान में कंप्यूटर से इनका एक चित्र निकलवाएं और उस चित्रों को काट कर या मॉडल को काट कर या चित्रों को या मानचित्रों को काट कर जोड़ें, तो ये सभी महाद्वीप एक हो जाते हैं, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में जो सभी महाद्वीप हैं पहले एक ही भूखंड था। विद्यार्थी पुनः ध्यान दें, आज हम वर्तमान में एक मानचित्र लेते हैं। ये मेरी तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी विद्यार्थी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। आज एक आप मैप लीजिए और उसमें हम ये देखेंगे, उसको आप कटिंग कीजिए कैंची से, और कटिंग करके उन सभी क्षेत्रों को आप जोड़ने का प्रयास करें। जोड़ेंगे तो वो सभी भूखंड एक स्थान पर जुड़ जाएंगे। इसी के साथ में मैं जो भी छोटी मोटी और कुछ सामान्य जानकारियाँ सिद्धांत में बची हैं उनको आगे शेयर करेंगे, और यही सिद्धांत आपके वैगनर महोदय ने दिए हैं, ये प्रमाण दिए हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन है वो किस प्रकार हुआ था, उसके क्या क्या नाम दिए गए थे, ये सभी सामान्य जानकारियाँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसलिए विद्यार्थियों, आप सभी मेरे YouTube चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।